नमस्ते सभी को। मैं अर्चना निरंतर से इस वेबिनार सीरीज में आप सबका स्वागत है। पितृसत्ता का खेल कोविड के टाइम्स में। और इस सीरीज में हम कोशिश कर रहे हैं लगातार शिक्षा से संबंधित मुद्दों को देखने और समझने की। लेंस है हमारा जेंडर का, और कोशिश ये है कि पितृसत्ता किस तरह से अलग अलग शिक्षा के आयामों को प्रभावित कर रही है, किस तरह से ये एक नया कारण बन गया है जिसके जरिए से हम जो पहले से ही वंचित समुदाय थे, जो मार्जिनलाइजेशन के मुद्दे थे, जो लोग हाशिए पर हैं, और जिस तरह की शिक्षा हम दे रहे हैं, उन सभी चीजों को इसने न सिर्फ और गहरा किया है, लेकिन उसका एक विभत्स स्वरूप भी हमारे सामने आने लगा है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ बहुत नया है जो सिर्फ कोविड के समय पे ही हो रहा है, लेकिन शायद कोविड ने इसको और ज्यादा गहराई से हमारे सामने दिखा दिया है। और शायद ये भी एक कारण है कि क्योंकि हम खुद उन चीजों के साथ में जाके, जो हमारी आमतौर पे आदत है, खासकर मैं, जो हम सिविल सोसाइटी के साथ काम करने वाले लोग हैं, हमारी आदत है हम जमीनी स्तर पे जा के काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, समझते हैं। और जब वो नहीं हो पाता है तो और ज्यादा चीजें हम कोशिश कर रहे हैं, जानकारियां अलग अलग तरीकों से इकट्ठे करने की और समझने की। और उसी प्रयास का एक ये भी सिलसिला है जिसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में महारत जिन लोगों की है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जो उनके अनुभव इस समय में उभर रहे हैं, उनके अनुभवों को लेते हुए, उन अनुभवों को पिरोते हुए आज के समय में शिक्षा की जो स्थिति है, और ये स्थिति कैसे भविष्य में चीजों को प्रभावित करने वाली है, इस पे भी बात करना। क्योंकि हो सकता है ये स्थिति 1 महीना रहे, 2 महीना रहे, लेकिन इसके बाद भी ये स्थिति का प्रभाव बहुत लंबा रहने वाला है। और वो प्रभाव सिर्फ आर्थिक चीजों तक सीमित नहीं रहेगा, शायद उसका प्रभाव हमें हर जगह, हर तरह से दिखाई पड़ेगा। तो शिक्षा में कैसे उसका प्रभाव होगा, इसको थोड़ा समझें जेंडर और हाशियाकरण के नजरिए से। हमारे साथ में आज 3 पैनलिस्ट हैं, एनी नमला, एनी कौशी और किरण भट्टी। मैं एक एक करके इंट्रोड्यूस करूंगी तीनों को, जैसे जैसे उनको मैं आमंत्रित करूंगी बोलने के लिए। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ एनी नमला को। एनी नमला सेंटर फॉर सोशल इक्विटी एंड इंक्लूजन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और वादा ना तोड़ो अभियान की को कन्वीनर भी हैं। वादा ना तोड़ो अभियान, जो कि एक तरह से सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट के बीच में किस तरह से जवाबदेही के मैकेनिज्म्स बनाए जाएं, उस पे काम करता है। इनको लंबा अनुभव है वंचित समुदाय, खासकर दलित और आदिवासी समुदायों के बच्चों और युवाओं के साथ शिक्षा के मुद्दों को लेके काम करने का। ये नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, जो राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन RTE एक्ट हम जिसको कहते हैं, उसकी मेंबर भी रह चुकी हैं। और काफी लंबे समय से इनके प्रयास रहते हैं कि किस तरह से हम ऐसी फ्रेमवर्क्स, ऐसे टूल्स बनाएं जिसके जरिए से वंचित समुदाय और वंचित या हाशियाकरण होता कैसे है, उन चीजों को उभारने का और लाने का, सबके सामने लाने का प्रयास किया जाए, जो कि काफी ये SDG का फ्रेमवर्क भी यूज करके उन चीजों को हाईलाइट करने की कोशिश कर रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनी नमला। और आपसे थोड़ा ये समझना चाहते हैं, आई थिंक एक जनरल सेंस, एक कॉमन सेंसिकल, उसमें अगर हम देखें तो हम सब को ये दिखाई पड़ रहा है, समझ में आ रहा है कि ये जो वंचित समुदाय थे, जो हाशिए पे समुदाय हैं, उनका और ज्यादा हाशियाकरण हो गया है ये कोविड की वजह से, जो लॉकडाउन की वजह से है। लेकिन इसका असल में अगर शिक्षा के स्तर पे देखें, शिक्षा में इसका क्या असर हो रहा है, और जमीनी स्तर से कुछ अगर आप ऐसे उदाहरण, कुछ इस तरह के अनुभव हमारे साथ शेयर करें कि ये
किस तरह का वंचित मतलब किस तरह का हाशियाकरण हो रहा है। और जेंडर जब हम कह रहे हैं तो ये सिर्फ महिला और पुरुष तक सीमित करके नहीं देखें, लेकिन जो और बहुत सारा जो पूरा स्पेक्ट्रम है जेंडर का, जो अलग अलग पहचानों के साथ लोग हैं और बच्चे हैं, उनकी शिक्षा पे किस तरह से असर हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा हमारे साथ में बांटे एनी नमला। थैंक यू अर्चना एंड बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू निरंतर फॉर सेटिंग अप ऐसे एक लगातार सीरीज जो जेंडर एजुकेशन सोसाइटी इसके बारे में एक बातचीत रखने की ये जो जगह बनाया है। आई थिंक thankful to निरंतर and also thankful for this conversation जो आज हम रख रहे हैं। जैसे अर्चना कह रही थी कि मेरा अनुभव और काम बहुत सारे सालों से मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के साथ रहे हैं, ज्यादातर दलित कम्युनिटीज के साथ, और आगे आगे जाकर इसमें भी हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि और भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स इनके अंदर कौन है। बहुत सारी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को हमको दिखती है अगर हम एक एक कम्युनिटी के अंदर भी जाएं। ओके, आज की सोच में मैं 2-3 विषय को रखना चाहूंगी। सबसे पहले, क्योंकि मैं पहले जा रही हूँ, आज की ये जो कोविड की पैंडेमिक हमको कैसे दिखती है, शायद उसके बारे में 1-2 मिनट रखना चाहूंगी, और फिर मैं शिक्षा के बारे में, और अंत में थोड़ा सा हम मिलकर क्या सोच सकते हैं, मिलकर क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर भी एक अपॉर्चुनिटी होगा इसके बारे में सोचने के लिए। तो शायद इस कोविड पैंडेमिक जो हम कह रहे हैं, शायद हमारी जनरेशन में और जिंदगी में एक ही बार आएगा, और इतनी एक ग्लोबल लेवल पर हमने शायद इस तरह की ग्लोबल पैंडेमिक इसके पहले नहीं देखा है, और शायद ये जनरेशन के लिए भी ये एक बहुत ही कठिन और शायद नया एक्सपीरियंस है। सो आई थिंक टू थिंक ऑफ अ ग्लोबल पैंडेमिक, अ ग्लोबल डिजास्टर कंपेयर टू एक कंट्री में, एक जगह में, सो आई थिंक दैट इटसेल्फ इज अ ह्यूज चैलेंज। आज के दिन में ये एक ग्लोबल सिचुएशन जो है वो हमारे लिए शायद एक बहुत बड़ी चैलेंज है। दूसरा चैलेंज मुझे ये दिख रही है कि शायद हमने अपनी सरकार को इतनी पावरफुल कभी नहीं देखा था। आज के दिन में सरकार इतनी पावरफुल बन गई है कि हमारी पूरी जिंदगी 1-2 घंटे में वो डिसाइड कर सकते हैं कि हम कैसे रह सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, कैसे हमारी काम होगा, हमारी जिंदगी की किस डिसीजन पर हम डिसाइड कर सकते हैं, किस डिसीजन पर सरकार डिसाइड करेंगे। आई थिंक द पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज रियली वेरी एविडेंट टू अस, और ये शायद पहली बार हम देख रहे हैं कि सरकार इतनी अथॉरिटी, इतनी पावर रख सकते हैं, और पूरी दुनिया में ये हो रहा है। ये भी शायद एक बहुत बड़ी नई चीज है हमारे लिए। तीसरा मुझे लग रही थी कि सरकार जब डिसीजन कर रहे हैं, पहले हम जानते हैं कि सरकार की इन्फ्लुएंस कौन करते हैं, लेकिन आज बहुत क्लियर हो गया है कि सरकार जब डिसीजंस करते हैं तो वहां पर आम जनता, पुअर पीपल की भलाई की डिसीजन नहीं हो रही है, ये पावरफुल रिच पीपल, कॉर्पोरेट्स, इन सबकी भलाई के लिए डिसीजन कर रहे हैं। तो शायद पुअर पीपल, आम जनता की भलाई के लिए सरकार क्या करेंगे, वो एक क्वेश्चन मार्क हमारे लिए, हमारी डेमोक्रेसी में भी एक क्वेश्चन मार्क रह गई है। सो आई थिंक दीज आर ह्यूज चेंजेस जो हम आज इस डिजास्टर में देख रहे हैं, शायद पहले डिजास्टर्स में इतना हमको नहीं दिख रही है। तो जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हैं, हाशिए पर रहने वाले कम्युनिटी हैं, वो कहाँ पर है इस पूरी पिक्चर में। तो इस पूरी पिक्चर में हमें मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज की एंगल से अगर हम देखेंगे तो क्लियर है कि सरकार की डिसीजंस उनकी फेवर में नहीं है, उनकी बारे में शायद सोच भी नहीं रहे हैं। जो भी हम स्टेप्स देखे हैं, शायद वो मार्जिनलाइज कम्युनिटी की कॉन्टेक्स्ट, उनकी परिस्थिति, उनकी कठिनाइयां, इसके बारे में बिल्कुल एक अंदाजा के बिना ही डिसीजंस
ले रहे हैं। तो इसीलिए मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी सरकार की नजर में एक सिटीजनशिप राइट या एक ह्यूमन राइट रखने वाले कम्युनिटी हैं, ये शायद बिल्कुल नजरअंदाज हो रही है। दूसरी चीज, हर दिन हम नए नए चीज देखते हैं। जैसे कल कर्नाटका में ये डिसाइड हुआ था बिल्डर्स के बाद कि लोगों को वापस नहीं भेजा जाएगा। यूपी में ये डिसाइड हुआ है कि सब लेबर लॉस को हम खत्म कर देंगे। मध्य प्रदेश में उन्होंने नंबर ऑफ आवर्स का वर्क और भी बढ़ाया है। तो एक ऐसा ढांचा बना रहा है जहां पर एक्सप्लॉइटेशन और भी भारी हो जाएगा, लाइफ लिविंग बहुत मुश्किल हो जाएगा, रहना जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आई थिंक दैट इज रियली अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न कि एक एक्सप्लॉइटेशन की एक स्पेस बनाया जा रहा है जहां पर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी और भी हाशिए पर आएगी। हमने ये आरटीई जब डाइल्यूट हुआ था कि चिल्ड्रन काम कर सकते हैं अपनी परिवार में, एक शुरुआत था शायद, लेकिन आज के दिन में ये बहुत ही ओपन और क्लियर है कि एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हैं और वर्कर्स आर सिंपली contributing to something and not really citizens and human rights holders. साथ साथ we are also seeing that caste and communal tensions को और भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जो शायद आगे जाकर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारी कम्युनिटीज के बीच में हो जाएगा। और कल परसों की ये लिकर शॉप्स की ओपनिंग, जेंडर वायलेंस, ये भी एक तरीके से बहुत सारी एग्जिस्टिंग फ्रैक्चर्स को और भी डीपन करने की एक परिस्थिति हम देख रहे हैं। So I think the large majority of marginalized community already जो marginalized हैं वो और भी हाशिए पर जाने वाले हैं, और साथ साथ एक और सेक्शन हाशिए पर आ जाएंगे जो शायद आज कुछ मॉल्स में काम कर रहे हैं, कुछ थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा फॉर्मलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में हैं। आज उनका भी एम्प्लॉयमेंट की और उनका भी जिंदगी का एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और एक नई कैटेगरी हमारी पॉवर्टी के अंदर आ जाएगा। So I don't see a very positive side at all of the actions and steps taken by the government. It doesn't look like the government is looking at a positive way of addressing this whole problem. So that is the larger picture. इसमें शिक्षा कहाँ पर है और हमारी मार्जिनलाइज्ड बच्चों की शिक्षा कैसे होगा। जैसे अर्चना कह रही थी कि इसके पहले भी ये नहीं कि शिक्षा क्वालिटी में था, शिक्षा इंक्लूसिव था या शिक्षा इक्वल था, वे तो पहले भी नहीं था। और हम सब जो शिक्षा में काम करते हैं हम जानते हैं कि किस तरह की शिक्षा हो रही थी, किस तरह की प्राइवेट स्कूल्स है, पब्लिक स्कूल्स है, पब्लिक स्कूल्स में भी किस तरह की अलग अलग कैटेगरीज ऑफ स्कूल्स हैं। और हम ये भी जानते हैं कि सरकार आंकड़ा कभी रियल आंकड़ा नहीं दिखाते हैं, और ये जो एवरेज हम कहते हैं कि 99% एनरोलमेंट है, अगर हम कुछ कम्युनिटीज की जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज हैं या पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, नोमैडिक कम्युनिटीज हैं, आज भी बहुत जगह पर 50% से कम ही एनरोलमेंट है, 20% एनरोलमेंट है। तो आई थिंक द रियलिटी इज नॉट वेरी गुड बिफोर। और वो जो डिसएडवांटेजेस हम जो जानते हैं लड़कियों के लिए, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज की बच्चों के लिए, so that is the reality that we had earlier, and I think those will continue and they are continuing but getting even more highlighted, क्योंकि अब परिवार के सामने बेसिक इश्यू यही है कि रोजी रोटी कहाँ से आएगी, और रोजी रोटी के लिए शायद शिक्षा को सैक्रिफाइस करने के लिए वो तैयार भी होंगे, और यहाँ पर शायद सबसे पहली लड़कियों की शिक्षा की सैक्रिफाइस हो जाएगा। तो शिक्षा से बाहर बहुत सारे बच्चे कल 20-30% भी, और भी आज भी बहुत सारी कम्युनिटीज में 20-30% बाहर हैं, और भी इसके साथ साथ शायद बहुत सारी बच्चियां बाहर हो जाएंगे। और ये नहीं कि सिर्फ बच्चियां ही बाहर हो जाएंगे, बहुत सारे लड़के भी बाहर हो जाएंगे। सो आई थिंक it's a huge challenge as far as schooling is concerned. Schooling is not going to be the priority for many people, and it doesn't look like सरकार भी इसके बारे में
ऐसी सोच रहे हैं कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज की बच्चे उनकी पढ़ाई कैसे हो सकता है. So I think education is going to be a huge, it will go to the back burner. It will not be something that people will want to, क्योंकि अभी तो देखिए एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगा. तो जब एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगा तो एजुकेशन की और कितने लोग जा सकते हैं, जाना चाहेंगे, वो भी एक बहुत बड़ी इश्यू होगा. साथ साथ इसके साथ सिर्फ रहने के लिए शायद ट्रैफिकिंग बड़ी लेवल पर हो जाएगी. बॉन्डेड लेबर बच्चों का भी होने की आशंका हो जाएगा. आई थिंक माइग्रेशन विल इंक्रीज. वी सॉ द गर्ल फ्रॉम छत्तीसगढ़ ऑल द वे इन आंध्रा एंड देन ट्रैवलिंग बैक just before अपनी गांव पहुंचने के पहले उसकी डेथ हो गया. So I think there are many such stories that are going to come out, and issues are not going to be in any way लड़कियों के ऊपर जो increased violence होगा, घर परिवार की tensions उसको bear करने की जिम्मेदारी बनेगी, और सिर्फ simply to live and survive. I think it's going to be a huge challenge. I don't see any particular strategy that the government is thinking or even desiring to put in place. और कम्युनिटी की तरफ से भी देखेंगे तो हम ये देखते हैं कि समर वेकेशन के बाद जब बच्चे स्कूल आते हैं ऑलरेडी वो आधा भूल चुके हैं, क्योंकि उनकी कम्युनिटी में पढ़ने की लिखने की वो एक माहौल नहीं है, कोई इसके बारे में बात नहीं करते. तो इतनी लंबी लॉकडाउन के बाद बच्चों की एक डिस्कनेक्ट बन जाती है. अगर वो स्कूल में जाने वाले भी थे, आज इतना एक डिस्कनेक्ट बन जाती है कि आगे जाकर उसकी कॉन्फिडेंस की हम स्कूल में आगे जा पाएंगे और स्कूल की करिकुलम को कोप अप करेंगे. सो एक बच्चों में भी शायद एक सेल्फ डिफीटिंग एटीट्यूड बन जाएगी और पीयर प्रेशर बन जाएगी कि आगे स्कूलिंग के बारे में सोचना और आगे जाना. इट विल बी a herculean task when a child decides to do that. I think there is one huge dimension from the children also that they'll find it difficult to move back. और अभी जो हम ये नई टेक्नोलॉजीज देखे आ रहे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी, हम जानते हैं कि बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहां पर वाईफाई नहीं होती है, डिजिटल इक्विपमेंट्स नहीं होती है, कम्युनिटी में वो सपोर्ट नहीं होती है सब यूज करने के लिए. तो ये एक पूरी एक ब्लैक बॉक्स हो जाएगा इन कम्युनिटी बच्चों के लिए कि वो आगे इसको यूज करना, एंगेज करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा. आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड, सो आई डोंट सी any easy way for education of these children. I think we'll go back, and in this absence I also feel that कि हम अपनी caste based या community based occupation में फिर we will get dropped into that, we'll fall into that. क्योंकि हमारी परिवार में शायद आज भी हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग वापस गए हैं, not because they want to do agriculture, because there is nothing else to do. And if you have no other opportunity for education or skill development, अगर मैं फिशर कम्युनिटी हूँ तो मैं शायद फिशर में ही रहूंगी, या अगर मैं लेदर वर्कर हूँ तो मैं लेदर वर्क में ही रहूंगी. तो अपनी शायद कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशंस में वापस जाने की भी एक डेंजर इसमें हो सकता है और नई अपॉर्चुनिटी शायद नहीं होगी. एंड आई थिंक दिस विल आल्सो देन सॉलिडिफाई द एग्जिस्टिंग divisions within the community and fractures within the community. So going forward, मुझे ये लग रही है कि we at present the communities face 4 huge challenges which I think we may need to take as collectively together. I think despite FCI godowns being full, हम देख रहे हैं कि food की एक बहुत बड़ी food requirement for food is a huge challenge for everybody. Healthcare is a huge challenge for everybody. Education, and then I think a basic income, क्योंकि आज के दिन में बहुत सारी communities के सामने basic income भी नहीं है. So I feel these are going to be interconnected dimensions that we'll have to move forward. So I think we need to continue to demand inclusive quality education from the government. वो देंगे नहीं देंगे, that has to be one framework. Additionally, we need to ask for special measures for all marginalized children. वो disabled children हो सकता है, tribal children हो सकता है, nomadic child हो सकता है, सहारिया की child हो सकता है, whatever it is. I think we need to really make
that our central point, that within the universal frame, additional measures for all children, specific groups of children need to be done. And I think as civil society मुझे लग रही है कि हमारे ऊपर भी एक जिम्मेदारी अब बन रही है कि the human rights education, the gender equality education, the communal the community living together education, those educations are now totally lost, and uska ek bahut bada khatra hoga. I think for us as civil society organizations, we need to really create materials, curriculum, thinking, create spaces for people to come together to talk on these basic dimensions of human rights, gender rights, citizenship rights. And that I think we can use the existing the media, use digital media, whatever it is. But I think that's one huge area where we need to create a discussion and dialogue. So I would look at two dimensions where we demand something from the government very clearly, and we look at what is the kind of opportunities and requirements that we can take forward as civil society activists and organizations. Thank you. I'll close here now. Thank you, Ani Namla. बहुत यूजफुल कुछ नए पॉइंट्स हमने सुने, और खासकर मुझे लग रहा था कि जो हम बात कर रहे थे, जो एनी बार बार कहने की कोशिश कर रही थी कि हम शिक्षा को एक अलग थलग मुद्दे की तरह नहीं देख सकते, ये बड़े स्ट्रक्चर का ही हिस्सा है। तो ये हर चीज से जुड़ा हुआ है, चाहे वो इनकम हो, जॉब हो, लाइवलीहुड्स हो, माइग्रेशन हो, और इन सब चीजों का जो असर शिक्षा पे पड़ रहा है। तो आई थिंक ये जो एक ये अप्रोच में हमें शिक्षा को देखना पड़ेगा कि ये जो सब चीजें प्रभावित हो रही हैं, इनमें शिक्षा पे इनका सबका क्या असर पड़ेगा। दूसरा पॉइंट जो इन्होंने काफी आई थिंक जो एक आया कि अभी जो एग्जिस्टिंग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, ये पोस्ट कोविड हम इसमें और एडिशन देखने वाले हैं। आज के डेट में जो नई मार्जिनलाइज्ड है, हो सकता है कि वो कल हमें वो कैटेगरी बढ़ती हुई नजर आ रही है, वो और बड़ा समूह हमारे सामने आने वाला है। और ये और कि जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेटरी स्ट्रक्चर्स हैं, जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स हैं, वो और ज्यादा स्ट्रेंथन होने वाले हैं, और उनके लिए एक तरह से ये पूरी जो चीजें चल रही हैं वो उसमें फीड करने वाली हैं। सो थैंक यू, रियली वेरी पर्टिनेंट पॉइंट्स। मैं सिर्फ अगले स्पीकर के पास जाने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि ये पूरा प्रोग्राम फेसबुक पे भी लाइव है, तो जो लोग अब हमारे साथ रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज फेसबुक पे चले जाएं। आप अपने सवाल भी फेसबुक पे दे सकते हैं। और मेरे साथ में मेरी दो कुलीग्स पूर्णिमा गुप्ता और पूर्वा भारद्वाज भी हैं, जो आप सभी लोगों के सवालों को इकट्ठे कर रही हैं, और उन सवालों को हम आपके लिए पैनलिस्ट के पास लेकर आएंगे। तो आपके जो भी सवाल हैं, आप क्वेश्चन आंसर का जो नीचे पैनल में सब चीजें दिखाई पड़ रही है, म्यूट, स्टॉप वीडियो, पार्टिसिपेंट्स, क्वेश्चन आंसर, वहां पे आप क्लिक करके क्वेश्चन आंसर में आप अपने सवाल छोड़ दीजिए, और उन सवालों को कंपाइल करके हम वापस पैनलिस्ट के पास आएंगे। और हमें जो टेक्निकल असिस्टेंस दे रही है और इस पूरे वेबिनार को कोऑर्डिनेट करने में अहम भूमिका नंदिनी दास। तो अब हम अपने नेक्स्ट पैनलिस्ट के पास जा रहे हैं। हमारी नेक्स्ट पैनलिस्ट है एनी कौशी। एनी कौशी सेंट मैरी स्कूल की प्रिंसिपल हैं, जहां से हमारा उनके साथ में शुरुआत हुई इंटरेक्शन की। इसके अलावा वो बहुत गहराई से जो हाशिए पे बच्चे हैं, डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनके लिए और उनको कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है शिक्षा में, इसको लेके काफी काम करती रही हैं। और जिस तरह की इंक्लूसिव एजुकेशन को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसमें उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बहुत स्वागत है एनी कौशी आपका इस वेबिनार में।
और मुझे लगता है कि एनी कौशी के होने का एक और बहुत महत्वपूर्ण डायमेंशन ये भी है कि वो उस मुख्य धारा की शिक्षा को भी रिप्रेजेंट करती हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये वेबिनार हमने बहुत स्ट्रैटेजिकली सिर्फ स्कूली शिक्षा पे ही फोकस करने के लिए किया, क्योंकि एक बहुत बड़े बच्चों का तबका है जो स्कूलों में जा रहा है। उसी में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके साथ में लगातार ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। कुछ सरकारें भी हैं जो कि कुछ ऑनलाइन क्लासेस करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि ज्यादातर जो कि एक रवैया भी होता है, चाहे वो आरटीई हो या एजुकेशन पॉलिसी हो, एक्सेस को मतलब शिक्षा तक पहुंच बनाना, ये हमारा एक बहुत बड़ा मकसद या बहुत बड़ा मिशन होता है। और मैं कहूंगी कि ऑनलाइन और डिजिटल क्लासेस को लेके काफी बातचीत चल रही है अलग अलग जगहों में। मैं आपके पास यानी आना चाहती हूँ इस चीज को लेके, नहीं कि ये ऑनलाइन पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। मुझे लगता है ये हम सब जान रहे हैं कि ये सब तक नहीं पहुंच रहा है, और इसमें भी एक्सक्लूजन हो रहा है और इसमें भी मार्जिनलाइजेशन हो रहा है। लेकिन मैं आपके पास आना चाहती हूँ थोड़ा कंटेंट और पैडागोजी के नजरिए से। आप एक शिक्षाविद होने के नाते, शिक्षा के साथ इतने सालों से काम करने के नाते, आपको क्या लगता है कि ये जो ऑनलाइन का पूरा हमने नई दुनिया खोली है बच्चों के लिए, और हमें लगता है कि अब यही भविष्य है और इसी में ही हमें रिसोर्सेज लगाने हैं, इसी में हमें टीचर्स की कैपेसिटी बिल्ड करनी है, ये किस हद तक शिक्षा बच्चों तक पहुंचा पाएगा? और खास तौर से वो शिक्षा जो हम जैसे लोग जो बराबरी, इंक्लूजन और इक्विटी की बात करते हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, जो उस तरह की शिक्षा की बात हम कर रहे हैं, वो इन स्पेसेस से या इन तरीकों से किस हद तक हो पा रही है, उस पे आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। एनी कौशी। Thank you so much. Namaste to everyone. Nice to meet all of you. And thank you, Nirantar, for organizing this. ये सचमुच मुश्किल घड़ी है एजुकेशन के लिए, तो बहुत ही मुश्किल घड़ी है। पर मैं सोचती हूँ कि सबकी ज़िंदगी में एक समय आता है जब हमें फिर बैठ के सोचना पड़ता है कि हम क्या चाहते हैं अपने ज़िंदगी से, हम अपने देश के लिए क्या चाहते हैं। ये सब हम सोचते हैं कि ये कैसे होगा। अगर हम सोचे कि पुराना जो हो रहा था वो ठीक चल रहा था, और क्या हम वो चाहते हैं वापस, तो फिर मैं ये पूछूंगी कि पुराने में क्या था जो हमें इतना अच्छा लगा। मीन्स सबको चाहिए, मीन्स ये जो चाहत है, ग्रीड है, जो चीजें हैं जो हम देख रहे हैं जब हम ऑनलाइन क्लासरूम के बारे में बात ही कर रहे थे कि व्हाट यू कॉल there is not an equal distribution of things. There's exhaustion, there's hoarding, there's hate. All this is happening. Okay, तो हम क्या वहां पे वापस जाना चाहते हैं क्या? क्योंकि हमको लग रहा है कि जो हो रहा है वो तो ठीक नहीं हो रहा है। तो क्या जो पहले हो रहा था वो ठीक था? और अगर हम लड़ाई कर रहे थे तो फिर और हम लड़ाई अगर जारी रख रहे हैं तो फिर किसके लिए हम लड़ाई करेंगे? इन चीजों के बारे में हमें ठीक से सोचना पड़ेगा when we actually talk about education today. Okay, एनी नमला ने बात किया था कि गवर्नमेंट इतना पावरफुल बन गया है कि 1 घंटे 4 घंटे में बोल दे सब कुछ बंद, सब कुछ खुला, अंदर बाहर, ये सब। और शिक्षा में हम क्या करना चाहते हैं? हम थोड़ी सिखाना चाहते हैं कि आप, of course we say obedience is very good,
But really, when a teacher says obedience, she is talking about बेटे सुन तो लो, मीन्स घूम फिरो मत इतना, या यहाँ वहां मत देखो, या गप्पे मत लगाओ, सुन लो. तो when we talk obedience, we are not talking ये मार्शल जो होता है ना, जो फौज में होता है कि खड़े हो जाओ, सैंडिटीज, अटेंशन, उस तरह के ओबीडियंस के बारे में हम शिक्षा में नहीं बात करते. हम तो आदमी को आजाद बनाने की बात करते हैं. आजाद पंछी हैं, हम कहते हैं उड़ लो बेटे थोड़ा सा पंख फैला के. तो this power that is being exerted and the online classroom is just an extension, I would say, of the power and inequality that is rampant in society. तो क्या हुआ है कि कोरोना वायरस जो निकल के आया, तो कोरोना वायरस जब निकल के आया तो वो ऐसे एक जादू की छड़ी थी कि सब कुछ खोल के रख दिया कि क्या हम कर रहे थे, क्या हम इनइक्वल थे. तो हाँ, हम थे. अब देखो, प्लेन गया, प्लेन आया, किसी का पता नहीं पैसे लिए नहीं लिए, पर गरीब से तो पैसे पूछे जा रहे हैं, वो अपने टिकट दिखा रहे हैं. कोई फरंगी फॉरेन से जो आ रहा है वो तो टिकट नहीं दिखा रहा है, और हमें अब पता करना पड़ेगा कि क्या उन्होंने पैसे दिए कि नहीं दिए. तो the inequalities are becoming very very open in today's world. तो जो हम वरी कर रहे हैं, और मैं तो सोचती हूँ बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे मन में ऐसे डर रह गया, बैठ गया कि एक तो हम करें भी क्या करें तो मुंह ढक के करें कि ना करें, हाथ में ग्लव्स पहने कि ना पहने. अरे ग्लव्स छोड़ो, खाने के लिए पैसे नहीं है तो ग्लव्स के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, मास्क के लिए कहाँ से पैसे आएंगे. जो चल रहे हैं माइग्रेंट्स, उनके पास मास्क थोड़ी है, उनका 300-400 रुपए से चल रहा है. तो फिर what are we talking about? Online classroom is the other end of the spectrum. Even when, let me tell you, when there was no COVID, corona, online class कौन ले रहा था? टैबलेट किन बच्चों के पास थे? हाँ, हो सकता है कि अगर आप प्रथम के कुछ क्लासरूम देखोगे तो जेपैल से कुछ बच्चों को टैबलेट मिला था, पर वो था रिसर्च के बारे में था. पर जैसे हमारे स्कूल में, वी आर अ प्राइवेट स्कूल, साउथ दिल्ली में है, तो हमारे बच्चे के पास तो टैबलेट नहीं है, हमने तो नहीं दिया है. कंप्यूटर स्कूल्स में, पर टैबलेट्स वाले तो खाली जैसे अमेरिकन स्कूल या ब्रिटिश स्कूल के बच्चे जो थे, वो इंटरनेशनल स्कूल के कुछ बच्चे के पास टैबलेट्स थे. सो एज इट इज, दैट टैबलेट ऑनलाइन वाज अ वेरी हाई क्लास थिंग. Now suddenly it has become all over, but आपने देखा होगा कि पढ़ा होगा कि actually 10% के पास multiple instruments हैं, जैसे मोबाइल और स्मार्टफोन और टैबलेट और कंप्यूटर. 40% के पास स्मार्टफोन या वन इंस्ट्रूमेंट होगा और वाईफाई कनेक्शन. फिर एक 40% के पास फोन है पर वो स्मार्टफोन नहीं है, और 10% के पास फोन ही नहीं है. तो इसका मतलब 50% बच्चों का connectivity is not going to be there because you need a smartphone with Wi-Fi connection to do this. और हमारा छोटा सा स्कूल है ओरछा में, और मैं यही कह रही थी कि हमने बोला कि चलो दिल्ली से हम क्लास भेजते हैं क्योंकि छोटे बच्चों का है, आप उसको दिखा देना. पर मैम उनके पास तो कंप्यूटर नहीं है और स्मार्टफोन भी नहीं है. तो फिर अच्छा ठीक है, हम कहानियां भेजेंगे, आप कहानियां सुना देना. अभी कथा का निकल रहा है, या क्या है दूसरा वाला, कौन है, anyway I've forgotten that, उनका भी कहानी निकल रहा है. तो पर मुझसे बोला गया कि मैम जब हमने बोला कहानियां अपने बच्चे को सुनाया, उसने बोला कि हमारा मोबाइल फोन का चार्ज तो चले गया, अब आप पैसे दीजिए तो हम चार्ज करें तब वो कहानियां सुने. तो means even audio listening is so difficult. So that is something that we have to be very careful about, that this
we cannot go on this route of education because this is actually a discriminatory practice. If RT says कि आपको किताब और कपड़े देने हैं, तो मेरे ख्याल में अगर RT फिर से लिखा जाएगा तो ये बोला जाएगा किताब की जगह में हर बच्चे को टैबलेट पकड़ाओ और डेटा कार्ड बनाओ। हम अपने स्कूल में होम से भी काम करते हैं और होम के बच्चे कहते हैं हमसे कि मैम होम में तो 3 कंप्यूटर हैं और बड़े बड़े बच्चों को कंप्यूटर का क्लास को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है, हम तो छोटे, हमको तो मिलता ही नहीं है, तो हम फिर रिकॉर्ड करके भेजते हैं। अब रही मुद्दा ये जेंडर और की, एंड आई शुड टेल यू दैट टेक्नोलॉजी एंड वायलेंस इज लिंक्ड। अभी फिलहाल आपने सुना होगा कि कुछ बड़े बड़े स्कूल, बड़े बोलना अच्छा नहीं है, कुछ स्कूल्स जो अपने आप बच्चे सोचते हैं कि रईस घर के हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो उन्होंने लड़कियों के बारे में कुछ बोलना लगा और गैंग रेप के बारे में डिस्कशन हुआ। अब हम सोचेंगे कि हमारे बच्चे ऐसे कैसे हो चुके हैं, कैसे हो गए? ये 17-16 साल के बच्चे हैं। हाउ डिड दे बिकम लाइक दिस? अब क्या है कि टेक्नोलॉजी क्या करता है कि थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है उसमें, क्योंकि अब आप देखोगे कि अगर आपको अपना स्क्रीन ऑफ करना है तो आपका एक ऑप्शन है कि आप एक अपना पिक्चर लगा सकते हो उधर। वो आप अपने पिक्चर लगाने की कोई जरूरत भी नहीं है, कुछ और भी लगा सकते हो वहां पे आपके जगह में। तो अगर फेसबुक पे जाओगे तो बहुत सारे पिक्चर्स हैं जो कटरीना कैफ के हो या करीना के हो, पर वो लड़की का अपना फोटो नहीं है। अब जो उससे बात करता है तो फिर वो सोचता है कि मीन्स लड़की करीना कपूर बन सकती है क्योंकि मेरा मुंह तो स्क्रीन पे नहीं है, आपको तो करीना कपूर दिख रहा है और फिर मैं कुछ भी बोल सकती हूँ क्योंकि आपको मेरा मुंह नहीं दिख रहा है। अंडरस्टैंड? सो इट गिव्स यू अ सर्टेन एनोनिमिटी। बच्चे क्या है, साइट्स पे जा रहे हैं जहां पे वो अपना बारे में नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि साइट में रजिस्टर होने के लिए लाइक फेसबुक एंड ऑल आपको थोड़ा उम्र होना चाहिए। तो बच्चा जो 10 साल का है जब रजिस्टर कर रहा है वो अपने आप को दूसरा दिखाता है अपने आप को। So this objectification in technology is a dangerous thing for our children. So even जब क्लास होता है तो बच्चे हैं तो हम कहते हैं बच्चे आप अपना वीडियो ऑन करके रखो ताकि हम आपको देख सके। पर अगर मैं, जैसे हमने आजकल जब क्लास चलती है तो हमने एक क्लास में खाली 25 लोगों को लिया है क्योंकि 25 लोगों का फेस आ जाता है स्क्रीन में। पर अगर मेरे क्लास में 40 हैं तो 20 बच्चे गए स्क्रीन में से, तो वहां पे क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं उनको देख नहीं रही हूँ। और अगर मैं शेयर स्क्रीन करूं ऑनलाइन में तो फिर वो 20 भी गए, वो भी मैं नहीं देख सकती हूँ। तो दिस एबिलिटी टू अपने आप को गायब करना, इधर होते ही मैं अपने आप को गायब कर सकती हूँ। So this is something that you have to think about when you look at technology, violence and gender. So the girl is objectified, वैसे भी objectification of girl होता है। तो technology allows greater objectification and allows violence, क्योंकि games भी जो है आप किसी को मार रहे हो, आपके पास अलग अलग किस्म के हथियार होंगे, आप कभी गन से करो या मशीन गन से करो या इलेक्ट्रिक स्टॉ से करो, ऐसे कर करके तो मैं तो सोचता हूँ कि जिंदगी भी एक खेल जैसे ऑब्जेक्टिफाइड टेक्नोलॉजिकल खेल हो जाता है। और मेरा जो लाइन होता है रियलिटी और इमेजिनेशन या टेक्नोलॉजी का, वो लाइन ब्लर हो जाता है। और इसका डेंजर हमने पहले भी सुन चुके हैं, पर दिस ऑनलाइन, बिकॉज पहले तो हम पेरेंट्स को कहते थे इतना टीवी मत कराओ, इतना मोबाइल मत दो हाथ में, ये मत करो, मुंह मत करो, पर अब हम अपने आप ही ऑनलाइन हैं तो फिर वो कैसे हम पेरेंट्स को कुछ और बोले।
ऑल्सो डेटा जो है, हर वक्त डेटा मिलती है, कितने बच्चे हैं, कितने हैं, डेटा के बारे में, कोरोना में से डेटा बहुत चीज हो रही है, तो आपको पता है कि डेटा ऑल्सो टेंड्स टू डीह्यूमनाइज द पर्सन। आप एक नंबर बन जाते हो, आप कोई पर्सन नहीं हो। अच्छा, रही अब ऑनलाइन शिक्षा की, कुछ भी हम नया करें तो उसके लिए ट्रेनिंग और कंडीशनिंग चाहिए। अब 4 घंटा का तो आपको वार्निंग मिला कि लॉकडाउन के लिए, हम सब तो स्कूल में थे, तो 21 को बोला कि अब बस नहीं होगा, और पहले तारीख से तो स्कूल खुलने वाली थी, अब क्या करेंगे, तो फिर शुरू हुआ ऑनलाइन। तो टीचर्स ने सब हमने ट्रेनिंग साथ साथ किया और टीचर्स को ट्रेन किया, पर ये आसान चीज नहीं है कैसे करना है ऑनलाइन क्लास। अगर मैं फिर से वहीं पे बैठ जाऊं, हाँ बोलिए अर्चना। सॉरी, मैं सिर्फ, हाँ नहीं, हाँ टाइम भी अप हो रहा है, आप 1 मिनट में रैप अप कर सकती हैं। बस मैं सिर्फ आना चाह रही थी एक इस पे कि ये जो टेक्नोलॉजी के बारे में आपने बात की, कैन आई जस्ट ऐड द क्वेश्चन कि हम जो शिक्षा के बारे में बात करते हैं कि ऐसी शिक्षा जिससे आपने शुरुआत भी की कि शिक्षा आपको सिर्फ डिसिप्लिन करने के लिए या एक तरह का बनाने के लिए नहीं, लेकिन आपको एक क्रिटिकल थिंकर, आपको लिबरल या लिबरलाइज करने के लिए है। जब हम इस तरह की शिक्षा की बात करते हैं तो डिजिटल मीडियम्स या जो ये पेडागोजी जो let me just let me do it since you have more time. सकता है या So नहीं, I would say, yeah. तो And टीचर सोचते हैं कि हम क्लास ले रहे हैं तो सब कुछ ठीक चल रहा है, पर बात क्या है कि जब हमको एजुकेशन और स्कूलिंग, इन दोनों चीज के बारे में हमने पहले भी सीखा, schooling is not education and online classes is not education. That has to be very clear when we talk about training also, that it is only a transaction. आपने बहुत कुछ MOOC और सब कुछ के बारे में सुना होगा कि हार्वर्ड से आप अपना सर्टिफिकेट ले आ सकते हो, but you have to remember that this is for older people who need a certification. Younger children who need an education need a sensorial, growth, a critical thinking, communication, collaboration. ये सब जो हम बहुत मायना रखते हैं जब हम एजुकेशन आमने सामने करते हैं, एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ये सब जो है ऑनलाइन क्लास इज फॉर अ लार्ज ग्रुप. ओके, एजुकेशन इज फॉर द इंडिविजुअल. यहाँ पे जब स्पेशल नीड्स के बारे में भी आपने मुद्दा उठाया था, स्पेशल नीड्स मोर सो requires you to be hands-on, to be face-to-face, to allow me to, manipulate, or manipulate is the wrong word, to adapt according to the child's needs. Okay, if I have to adapt to the child's needs, I have to have more of feedback from the child. फीडबैक कैसे हो सकता है? जब मैं ऑडियो म्यूट करूं, वीडियो म्यूट करूं, फीडबैक जो टीचर लेती है ना, वो आपके मुंह के हंसी से, आपके आंख के इधर उधर होना, आपका बॉडी लैंग्वेज, इन सब चीजों से टीचर को फीडबैक मिलता है. आपको समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो ये सब चीजें सब निकल गए. जैसे हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है सिटीजन एम्पावरमेंट. हम कहते हैं कि हमारे बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग, एम्पैथेटिक सिटीजन्स बनने हैं. अब ये क्रिटिकल थिंकिंग हम कहाँ से सिखाएंगे अगर हम सब कुछ डिलीवर कर रहे हैं? डिलीवर, online transaction. It is not a transaction. This is so much more than a transaction. Education. So these, if we are talking about education and we are talking about the deprived, the underprivileged, who require more attention and more hands-on, and like we have bridge courses and all this takes a different hue and cry. So you're talking about a system that actually
demarcates and differentiates, and you are wanting to do an education in that system. You want to do an education which is inclusive and integrates in a system that disintegrates. You know what I'm saying? So how can you fix, there's no point in talking about curriculum and syllabus and all. There are certain things you can do with online, but education, and especially education for small children, and education में उसके पूरा स्कोप लेके बता रही हूँ मैं। वो नहीं बोल रही हूँ कि मैं ये वाला पोयम आपको आप रटने के लिए मैं बोल रही हूँ और मैं उसको समझा रही हूँ, वो चीजें की बात नहीं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ जो लार्जर स्कोप है एजुकेशन का, वो अगर हमें इस छोटे से स्क्रीन के अंदर लाना है तो वो एक बहुत सोच करने की, क्या सोचना है हमें, क्या हमें ये करना है, फिर हम सोचेंगे ना कि कैसे करेंगे, पर पहले वो सोच को हमको तय करना है कि क्या हमें बदलना है, ये जो डिस्क्रिमिनेटरी काइंड ऑफ प्रैक्टिस क्या हमें करना है, एंड इफ वी डोंट वांट टू डू, व्हाट इज द ऑप्शन? कैन दे बी समथिंग लाइक अ ब्लेंडेड लर्निंग that you are teaching one-to-one in school, but there are certain elements that go online, and which allows children who cannot attend school in certain things to access, which means governments will have to invest a lot on Wi-Fi, network connectivity, and this kind of things before this kind of talk is done. आजकल तो आपको राशन भी नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि आपका आधार कार्ड का आज नेटवर्क नहीं चल रहा, तो आपके पैसे नहीं मिला मनरेगा के, आपका राशन नहीं मिला, क्योंकि जब आप जाते हो वहां पे तो नेट नहीं चल रहा है। तो वहां तक नहीं नेट चलेगा तो फिर एजुकेशन में स्ट्रॉन्ग नेटवर्क जो चाहिए ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए कैसे चलेगा? आई विल स्टॉप हियर टू अलाउ द नेक्स्ट स्पीकर टू स्पीक। थैंक यू सो मच। थैंक यू एनी, थैंक यू वेरी मच। और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे एनी ने हमारे साथ में उठाए। उन्होंने एक जो पूरा ओवरव्यू दिया कि डिजिटल अपने आप में एक एक्सक्लूजन का माध्यम बन गया है, टूल बन गया है। तो किसके पास डिजिटल है अवेलेबल, कौन ऑनलाइन है, कौन ऑनलाइन नहीं है, ये अपने आप में हाशियाकरण का एक टूल है, एक कारण है। कुछ और महत्वपूर्ण चीजें जो उन्होंने कही, ये जो एक सेंसोरियल एक्सपीरियंस जो है, जो टीचिंग में हम कहते हैं ना कि महसूस करना, किसी भी चीज को टच फील के साथ में अनुभव करना, जो शिक्षा की एक बहुत महत्वपूर्ण पद्धति है, उसका एक हिस्सा है, वो आप ऑनलाइन के जरिए से कैसे कर सकते हो? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज और लिमिटेशन है डिजिटल शिक्षा या ऑनलाइन की जो हम बात करते हैं। कैसे इस डिजिटल को चाइल्ड सेंट्रिक बनाया जा सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जहां हम लगातार बच्चे के साथ जब इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनका जो हमें कंटिन्यूअस लाइव फीडबैक मिलता है, वो कैसे उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, वो ऑनलाइन में हमें नहीं दिखता है। और जो बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ हैं, उनके साथ हम किस तरह से इसके जरिए से काम कर सकते हैं, ये कुछ बहुत ही बड़े सवाल हैं जो इस ऑनलाइन को एक पेडागोजी के नजरिए से जब हम देखते हैं तो हमारे सामने खड़े होते हैं। कंटेंट को लेके जो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि शिक्षा, डिजिटल और वायलेंस, इन तीनों का एक गहरा कनेक्शन है। और जिस तरह से ये एनोनिमिटी देता है, एक कि आप अपनी पहचान को छुपाकर उन चीजों के बारे में बात कर सकते हैं जिसके बारे में आमतौर पे यदि आपको सामने कोई देख रहा है या आपकी पहचान स्थापित है तो शायद आप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो पहले से ही शिक्षा ऐसी है जो वायलेंस को, मैस्कुलिनिटी को, डिस्क्रिमिनेशन को, स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज को कहीं ना कहीं एक तरह से नॉर्मलाइज करती रहती है, लगातार उसका सामान्यीकरण होता रहता है कि ऐसा होता है, ऐसा चलता है। और उसी माहौल में, उसी शिक्षा में जब हम ये डिजिटल और ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म्स भी खड़े करते हैं तो उसका एक और बढ़ के और एक हाइटेंड जो इम्पैक्ट है लोगों की सोच पे, उनके समझ पे, और उसका जेंडर के साथ एक गहरा रिश्ता है, वो सामने आया।
और इन सारी चीजों को लेके लेकिन हमारे पास में क्या कोई नीतियां हैं? क्या सरकार इनके बारे में सोच रही है? क्या हमने बैठ के ये सोचा है कि हमें सरकार से क्या चाहिए? मुझे लगता है कि शिक्षा खास तौर से, क्योंकि ये एक मूलभूत अधिकार है, चाहे वो बच्चों की शिक्षा हो या बड़ों की शिक्षा हो, हम ये मानते हैं कि एक मूलभूत अधिकार है और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो गुणवत्ता परक शिक्षा, बराबरी की शिक्षा सबको एक जैसी मुहैया कराए। तो उसके लिए हमारी जो नीतियां हैं वो कितनी कारगर है? क्या जो जो आज के मौजूदा स्थिति में नीतियां हैं, क्या वो इन मुद्दों को, इन चुनौतियों को एड्रेस कर रही है? और अगर नहीं कर रही है तो हमें किस तरह की नीतियां चाहिए, हमें किस तरह की रणनीति या स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी, जिससे कि ये जो एनी नमला और एनी कौशी ने जो बातें की हैं, जिस तरह का मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, जिस तरह का इम्पैक्ट हो रहा है, इससे उबरने में, और शिक्षा का जो हमने एक जो एनी नमला ने शुरू में भी कहा था कि पहले से ही अगर हम देख रहे हैं कि 20-30% तक बच्चे स्कूलों में नहीं है, तो शायद पोस्ट कोविड हमें 30-40% बच्चे स्कूलों में नहीं मिलेंगे। तो ये जो असर है, ये जो गेन्स थे वो भी शायद हम लूज करने वाले हैं। जो कुछ हमने इतने सालों में यूनिवर्सल एजुकेशन और ये सब के नाम पे किया, शायद वो भी वापस बहुत हद तक हम 2-4 कदम और पीछे जाने वाले हैं। तो इन चीजों को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं नीतियों के स्तर पे? उसके लिए हम बुलाना चाहते हैं किरण भट्टी को। किरण भट्टी को मैं बस क्विकली इंट्रोड्यूस करूंगी। वो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एक संस्था है, जो इंस्टीट्यूट है जो कि रिसर्च और पॉलिसीज से रिलेटेड काम करता है, उसमें सीनियर फेलो हैं और वो काफी गहराई से रिसर्च के मुद्दों, शिक्षा को किस तरह से हम नीतिगत स्तर पे बेहतर बना सकते हैं, सबके लिए बना सकते हैं, उस तरह की रिसर्च के साथ जुड़ी रही हैं। वो एनसीपीसीआर में आरटीई को इस इम्प्लीमेंट करने और मॉनिटर करने की जो पहल हुई थी, उसकी नेशनल कोऑर्डिनेटर भी रह चुकी हैं। और इसके अलावा एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है द फोरम, जो कि एक तरह से शिक्षा को किस तरह से ऐसा बनाया जाए जिसमें कि लोगों को बराबरी से और बेहतर शिक्षा मिल सके, उस तरह के डिस्कशंस, उस तरह के डेलिब्रेशंस करने के लिए एक सेमिनार सीरीज ऑर्गेनाइज करती हैं। और इसके अलावा भी वो बहुत सारी कमिटीज में रह चुकी हैं, तो बहुत लंबा अनुभव रहा है शिक्षा पे काम करने का और शिक्षा की नीतियों को गहराई से देखने और समझने का। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है किरण हमारे साथ इस वेबिनार में। और जो सवाल हमने उठाए हैं उनके बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद अर्चना और निरंतर इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज करने के लिए और मुझे इसमें बात करने का मौका देने के लिए, और बाकी अटेंडीज को भी मेरा नमस्कार। बहुत सारे मुद्दे ऑलरेडी एनी नमला और एनी कोशी ने बहुत अहम मुद्दे उठाए हैं और मैं उनकी बातों से सहमत हूँ, खासतौर से इस बात से कि जो हमारी समाज में असमानताएं पहले से रही हैं वो इस कोविड के दौरान कुछ शायद ज़्यादा उभर के आई हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आई हैं, कुछ ऐसे हाशिए पर जो कुछ लोग रहते हैं, कुछ समुदाय हैं जैसे कि माइग्रेंट वर्कर्स, उनकी जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ही साफ एक तरह से उभर के आई हैं, जो शायद इतनी लोगों के जहन में आमतौर से नहीं हैं। और ये एक तरह से लोगों को इसका एक आश्चर्य भी हुआ है कि किस स्थिति में ये माइग्रेंट वर्कर्स रहते हैं। और तो ये सारी जो असमानताएं सामने आई हैं, इनका शिक्षा पे तो एक जुड़ाव है ही और उनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन उसका असर बढ़ गया है ये कोविड के दौरान। आई थिंक ये बात सब मानते हैं, ये बात साफ निकल के आई है।
और ख़ास तौर से महिलाओं पे, लड़कियों के शिक्षा पे इसका असर आई थिंक काफ़ी साफ नज़र आया है। और आगे के दिनों में इसके ये एक विषय रहेगा जिसकी तरफ नीति को ध्यान खास तौर से देना होगा। तो आई थिंक नीति का जहाँ तक सवाल है, कुछ तो चीज़ें जो कि खास तौर से कोविड से रिलेटेड हैं या कोविड की वजह से जो मुद्दे ज़्यादा उभर के आए हैं, उनको एक सॉर्ट ऑफ इमीडिएट टाइम फ्रेम, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम कह सकते हैं, उसकी नज़र से देखना पड़ेगा। और कुछ चीज़ें जो कोविड के पहले से ही भी थी और जो शायद बढ़ जाएंगी, वो एक थोड़े लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में हमें उनकी नीतियों के बारे में सोचना पड़ेगा। तो आई थिंक एक इमीडिएट कंसर्न जो होगा वो है कि जो क्योंकि ये स्कूल बंद हो गए हैं, क्योंकि लाइवलीहुड्स पे इतना असर हुआ है, क्योंकि माइग्रेंट फैमिलीज को या माइग्रेंट वर्कर्स को वापस जाना पड़ रहा है, तो बच्चों की जो है स्कूल से जुड़ाव खत्म होने वाला है। कई बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल, क्योंकि या तो वो टेक्नोलॉजी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, और इसमें भी एक जेंडर डायमेंशन है। आई थिंक कि जो लड़कियां हैं उनका जो डिजिटल डिवाइड है, एक तरह से डिजिटल जेंडर डिवाइड ज्यादा है, तो वो और भी अपने आप को इस शिक्षा नीति से बाहर पाएंगे। और लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके घरों पे लाइवलीहुड्स का स्ट्रेस आया है, या जिनके जो माइग्रेंट फैमिली से हैं, उनका जो है स्कूल से वो छूट जाएंगे, एटलीस्ट कुछ समय तक वो स्कूल वापस नहीं आ पाएंगे और शिक्षा से वो वंचित रहेंगे, क्योंकि उनके पास जैसे कि कह चुके हैं टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं है। तो एक इमीडिएट मुद्दा जिसको नीति को देखना पड़ेगा कि इन बच्चों को वापस हम स्कूल में कैसे लाएंगे या वापस हम शिक्षा से कैसे जुड़ेंगे। तो अगर स्कूल खुल भी गए, अच्छी तरह से चलने भी लगे, इतने लंबे अरसे के गैप के बाद इन बच्चों को वापस एक तरह से शिक्षा के साथ जोड़ना एक इमीडिएट कंसर्न होने वाला है। और हो सकता है कि इनके लिए रेमीडियल क्लासेस टाइप की चीज कुछ सोचनी पड़ेगी। मतलब नीति को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो गैप हो जाएगा शिक्षा में, जो ब्रेक आएगा, तो इस और खास तौर से जो हाशिए पे बच्चे हैं उनके लिए ये गैप किस तरह से वो उसको ओवरकम करेंगे और वापस शिक्षा से जुड़ सकते हैं। नहीं तो इनके लिए हो सकता है कि ये जिंदगी से ही शिक्षा छूट जाए। तो ये एक इमीडिएट कंसर्न है जिसके बारे में सरकार को डेफिनेटली, और सिविल सोसाइटी को भी, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को इसके बारे में आई थिंक सोचना चाहिए कि कैसे कम्युनिटीज में जाके बच्चों को वापस शिक्षा से जोड़ने की क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उनको किस तरह की सपोर्ट मिल सकती है। और सरकार को तो डेफिनेटली इसकी नीतियों के बारे में सोचना पड़ेगा। एक और चीज जो इस दौरान आई है, शिक्षा से तो लोग वंचित एक तरह से स्कूलों से हो गए हैं, लेकिन बाकी जो दिक्कतें आई हैं उसमें, जैसे कि एनी कोशी ने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ गया है, उसमें भी लड़कियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर जो असर पड़ा है उसका भी एक तरह से लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। तो उनको एक तो इमीडिएट इस स्थिति से कैसे बचाया जाए, और फिर उनको वापस एक नॉर्मल जिंदगी, स्कूल जाने वाली जिंदगी या शिक्षा से जुड़ी हुई जिंदगी किस तरह से उनको लाएंगे वापस, ये भी कहीं ना कहीं नीति में इसका जिक्र होना होगा, क्योंकि उसका असर भी बच्चों पे काफी सुनने में आया है कि काफी हो रहा है, और सारे जो स्टेटिस्टिक्स दिखा रहे हैं वो लगता ऐसा ही है। एक और चीज जो बहुत ऑब्वियस हुई है इस दौरान, वो है स्वास्थ्य और शिक्षा का जुड़ाव। और इसके बारे में पहले भी चर्चा हुई है और प्रोग्राम्स हैं, लेकिन अब शायद इसके बारे में बहुत और गहराई से और एक थोड़े व्यापक तरीके से इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और स्कूलों को किस तरह से हम बनाएं जहां पर हाइजीन की इश्यूज या हेल्थ के इश्यूज को थोड़ा महत्व ज्यादा देना पड़ेगा, और इसमें न्यूट्रिशन की एक खास जगह रहेगी। तो whether it is through midday meals या other sorts of health and nutrition related programs, इनकी जगह पूरी शिक्षा प्रणाली में बढ़ाने की जरूरत है। ये बात भी निकल के आई है। तो नीति को कहीं ना कहीं इसके साथ जोड़ना पड़ेगा, और इसका मतलब ये है कि जो विभाग हैं, जो स्वास्थ्य के विभाग हैं या जो खाद्य पदार्थ के विभाग हैं,
उनको शिक्षा के साथ जुड़ के काम करना पड़ेगा। तो नीति भी ऐसी बनानी पड़ेगी कि ये कन्वर्जेंस इसे जो कहते हैं या कोऑर्डिनेशन इन डिपार्टमेंट्स का होना पड़ेगा। और ये चीज ज्यादा आई थिंक काफी उभर के आ रही है कि जिस तरह की कोऑर्डिनेशन, एक सामाजिक कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, चाहे वो मार्जिनलाइज ग्रुप्स को ध्यान में रखते हुए और या ये अलग चीजें जो निकल के आई हैं, स्वास्थ्य है, खाने की चीजें, न्यूट्रिशन है, ये भी इनकी अहमियत बढ़ गई है, इनको समझने की अहमियत बढ़ गई है। और इसको शिक्षा में किस तरह से जोड़ेंगे, ये हमें नीति में कहीं ना कहीं और जोर से लाने की जरूरत हो गई है। दूसरी चीज ये है कि हम मैं वैसे नैनी कोशिश से सहमत हूँ कि हमारी शिक्षा कुछ डेटा पे ज्यादा तवज्जो रिसेंटली दे रही है और सारा एक तरह से डेटा ड्रिवन जिससे कहते हैं हमारी नीतियां हो गई हैं, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन डेटा का एक पॉजिटिव रोल भी है। और आई थिंक इस दौरान जो ये जिस तरह की असमानताएं सामने आई हैं, इनको अगर हम उनको नजर में रखते हुए डेटा इकट्ठा करें कि जेंडर पे क्या असर है, बाकी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज पे क्या है, तो आगे नीति बनाने उन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए नीति बनाने में वो सहायक हो सकती हैं। तो आई थिंक चाहे वो सिविल सोसाइटी की तरफ से हो, लेकिन सरकार की तरफ से भी जेंडर स्पेसिफिक या स्पेसिफिक टू सोशल ग्रुप्स जो पर्टिकुलर नीड्स हैं, पर्टिकुलर उनकी दिक्कतें हैं, उनके बारे में अगर हम आंकड़े जमा करें तो हम नीतियां भी उस हिसाब से बेहतर बना सकते हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए जो भी आगे की पोस्ट कोविड पॉलिसीज जो बनेंगी, उसमें जो लोग हाशिए पे जो लोग हैं उनके साथ काम करते हैं या जेंडर रिलेटेड काम करते हैं, उनको नीति बनाने में जोड़ना जरूरी है। तो एक उस तरह उससे वैसे भी मतलब पूरा डेमोक्रेटाइज होगा पॉलिसी मेकिंग, लेकिन खास तौर से क्योंकि ये असमानताएं इतनी उभर के आई हैं, तो वो जो स्पेसिफिक उनकी जरूरतें हैं उनको उनको सामने रखें और बैक बर्नर पे नहीं रखें, उनको खास तौर से उन पे किस तरह से और काम हो सकता है उनको वो करने की आई थिंक काफी जरूरत होगी। आई थिंक जनरली जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, कि पूरा इतना जो फोकस टेक्नोलॉजी पे है और उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कि दोनों मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने कहा है, वो आई थिंक एक ऑनगोइंग एक तरह से चर्चा है। उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि शिक्षा जिस तरह से हम शिक्षा को समझते हैं वो ऑनलाइन क्लासेस से नहीं मिल सकती है। नॉट ओनली कि लोग उससे मार्जिनलाइज रहते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से जिस तरह की शिक्षा हम देना चाहते हैं वो मुश्किल है। तो हमें इसके बारे में थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा कि ये टेक्नोलॉजी का जो एक तरह से पुश आ रहा है, उस पे कहीं ना कहीं इसमें सिविल सोसाइटी और बाकी लोगों का रोल रहे कि वो उसमें थोड़ा कॉशन जो है अपनी आवाज उठाएं उसको लेकर। और इससे टेक्नोलॉजी से एक्चुअली जुड़ा हुआ निजीकरण का भी एक मुद्दा है, जो कि हम भी पहले से ही जिसको देख रहे हैं, लेकिन ये बहुत मुमकिन है कि आने के दिनों में क्योंकि टेक्नोलॉजी को एक तरह से तवज्जो दे जाएगी, तो फिर उसमें जो प्राइवेट इंटरेस्ट हैं वो ज्यादा आगे आने की कोशिश करेंगे। तो वो भी उसका भी क्या प्रभाव पड़ सकता है, खासतौर से इनइक्वालिटीज पे, असमानताओं पे। तो उसको हमें थोड़ा सा आई थिंक सिविल सोसाइटी का रोल है उसमें कहीं ना कहीं उसके बारे में आवाज उठाएं, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उभारें। और उसी ये निजीकरण के मुद्दे को लेते हुए आई थिंक बहुत साफ ये निकल के आ रहा है, जैसे कि हेल्थ को लेके निकल के आ रहा है कि सरकार का एक बहुत अहम रोल है इन पब्लिक सर्विसेज में, और आने के दिन में और भी रोल की जरूरत रहेगी, और एजुकेशन इंक्लूडेड, क्योंकि जैसे कि ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं और जैसे कि हो सकता है कि कई और मार्जिनलाइज्ड हो जाएं और ड्रॉप आउट्स आए एक्सेट्रा, तो वो उनको वापस लाने के लिए आई थिंक द इन्वेस्टमेंट जो सरकार की तरफ से एक इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाने की जरूरत और भी हो गई है। वैसे ही शिक्षा में हम जानते हैं कि ज्यादा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट सरकार का कम ही रहा है जितनी जरूरत है,
लेकिन अब क्योंकि जरूरत और भी बढ़ गई है और पर्टिकुलर चीजों में बढ़ गई है, तो नीति को उसको मद्देनजर रखते हुए एक तरह से नई सोच लानी होगी। इसमें हेल्थ और हाइजीन, स्कूल के अंदर के स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक तरह से फिर से सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब हेल्थ इश्यूज, हाइजीन इश्यूज, न्यूट्रिशन, इवन सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीजें अब स्कूलों में एक तरह से दर्शाई जाएंगी, तो उसमें सरकार की एक भूमिका और उनको बढ़ानी पड़ेगी। और इन चीजों में मतलब हो सकता है कि प्राइवेट एजेंसीज का एक रोल हो इन बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर या समथिंग, लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हमें एक ध्यान में रखना पड़ेगा कि ज्यादा निजीकरण की तरफ नीतियां ना जाएं, और सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपना पूरी तरह से वो ले पाए। एक और चीज मेरे ख्याल में, दो और चीजें हैं जो इस दौरान उभर के आई हैं। एक ये है कि जो एक तरह से अर्बन और रूरल जो डिवाइड है, एक तरह से साइलोज में जो ऑपरेट कर रहे थे अलग अलग, जिस तरह लोगों को, स्पेशली ये माइग्रेंट कम्युनिटीज को वापस जाना पड़ा है, हो सकता है कई उनमें से वापस नहीं आए, तो ये जो एक दीवारें हैं वो टूट गई हैं एक तरह से, और की कनेक्टेड हैं। ये हम लोग भी, जो अर्बन शहरी लोग हैं, वो भी रूरल पॉपुलेशन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, वेदर इट इज हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स या माइग्रेंट डोमेस्टिक वर्कर्स या जो भी हैं, तो वो समझ कि अब वो अलग नहीं है, एक अलग कहीं और दुनिया नहीं है, कि वो भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो उसकी जो जरूरतें हैं, इंक्लूडिंग एजुकेशन की नीड्स, उनको हम एक अलग तरीके से नहीं देख सकते हैं। एक सॉर्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड या इंटीग्रेटेड अप्रोच उसमें हमें लाने की जरूरत है। लेकिन वो एक तरफ, लेकिन उसको हम उससे हम सेंट्रलाइजिंग और सेंट्रलाइजेशन ना बढ़ाएं, क्योंकि वो भी एक डर है, जैसे एनी नमाला ने कहा। इनफैक्ट आई थिंक कि ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स को एक बोथ रिसोर्सेज, फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज, और आल्सो फ्लेक्सिबिलिटी अगर दी जाए, तो जो इश्यूज उभर के आए हैं, तो वो अपने लोकली, मतलब स्टेट लेवल पे एंड सब स्टेट लेवल पे नीतियां बनाने की उनकी क्षमता बढ़ाई जाए, तो वो आगे के दिन में ज्यादा फायदेमंद रहेंगी रादर देन सेंट्रलाइजिंग। क्योंकि बहुत सारे इश्यूज अब लोकल स्तर पे, स्पेशली जो मार्जिनलाइजेशन के इश्यूज हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग उनका रूप उभर के आया है और वो लेती हैं, तो उनको आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल रियली रहना चाहिए कि वो उसको फैसिलिटेट करें और रिसोर्सेज प्रोवाइड करें कि वो लोकल लेवल पे उनकी जो है सॉल्यूशंस ढूंढे। सो आई मीन बाकी जो निरंतर चली आ रही हैं इश्यूज, आई थिंक वो हैं, वी हैव टू कंटिन्यू टू वर्क टुवर्ड्स देम, बट द शार्पनेस जिसके साथ ये इनइक्वालिटी का मुद्दा उभर के आया है, कि उसको स्पेशली हमें थोड़ा फोकस करना है। जो हाशिए पे कम्युनिटीज हैं, आई थिंक जेंडर पे खास तौर से, ऑल्दो जेंडर को लेकर काफी हमारा सुधार आया है शिक्षा में, और ये एक चिंता का विषय है कि वो थोड़ा फिर वापस गिर सकता है, महिलाओं का शिक्षा का स्तर, क्योंकि उनके ऊपर ये कोविड का असर ज्यादा पड़ा है, कई तरह से ज्यादा पड़ा है। स्कूल से वंचित होना, घर की जिम्मेदारियां बढ़ना, वायलेंस, घरेलू हिंसा भी बढ़ना, उसका भी उनके ऊपर असर हुआ है। तो कई तरफ से जो है एक एडवर्स इम्पैक्ट खास तौर से लड़कियों पे, महिलाओं पे आया है, और ये एक्चुअली महिला टीचर्स भी इसका कहीं ना कहीं शिकार बनी है। तो उनको भी मद्देनजर रखते हुए किस तरह का सपोर्ट, किस तरह की ट्रेनिंग, किस तरह का दूसरी किस्म का सपोर्ट दिया जा सके कि वो भी वापस शिक्षा से जुड़े। और फाइनली आई थिंक पेडागोजी पे भी हमें कुछ ध्यान, इसको वैसे भी ऑफ कोर्स पेडागोजी को निरंतर इम्प्रूव करने की जरूरत है, लेकिन ये कोविड को देखते हुए भी आई थिंक कुछ चीजें निकली हैं कि जहां हमें पेडागोजी पे कुछ चीजें को ध्यान देना पड़ेगा। उसमें स्वास्थ्य के इश्यूज हैं, इनइक्वालिटीज के इश्यूज खास तौर से हैं, मार्जिनलाइजेशन के इश्यूज हैं, ऑल्सो एनवायरनमेंट के इश्यूज हैं। जिस तरह से हम लोग ने देखा है कि जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं और किस तरह का इम्पैक्ट उनका
एनवायरनमेंट पे हुआ है और उसका इम्पैक्ट हम लोग के स्वास्थ्य पे भी हुआ है, तो वो सब अब आई थिंक क्वाइट एक्टिवली करिकुलम में, पेडागोजी में जो इस पीरियड की कुछ खास लर्निंग्स हैं कि हम किस दिशा में, हमारी नीतियां सिर्फ शिक्षा की ही नहीं बट बाकी नीतियां भी जा रही हैं, उनको हमें फिर से सोचने की ज़रूरत है। और वो सोच हमें हमारे स्कूल के करिकुलम और पेडागोजीज में भी लाने की ज़रूरत है। तो नीति, और हमारी, आपको मालूम है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक ड्राफ्ट है और मालूम नहीं कि उसमें क्या होगा, लेकिन शायद उसको भी फिर से ये सब जो चीज़ें निकल के आई हैं इस दौरान, उनको मद्देनजर रखते हुए शायद थोड़ा सा और सोच के कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत होगी। मैं यहाँ रुकूंगी, बाकी सवाल अगर हुए तो। थैंक यू सो मच किरण। और सवाल एक नहीं, बहुत हैं एक्चुअली। आप शायद देख भी पा रहे होंगे, मैं सभी की जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ। अभी हमारे साथ में लगभग 105 पार्टिसिपेंट्स हैं और लगातार हमें फेसबुक पे, चैट पे, क्वेश्चन आंसर वाले टैब में सब जगह से सवाल आ रहे हैं। एक्चुअली हमारा जो टोटल रजिस्ट्रेशन था वो लगभग 175 के करीब हो गया था, लेकिन क्योंकि ये वेबिनार की लिमिट है कि हम पर्टिकुलर नंबर से ज्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते, होपफुली हम ये लिमिट अपनी बढ़ाएंगे जिस तरह से रिस्पांस आ रहा है और अगले वेबिनार में ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाए। अभी फिलहाल बहुत से सवाल हैं और मुझे लगता है कि ये हमारी थोड़ी लिमिटेशन है कि हम सारे सवालों को नहीं ले पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे सवाल जो मैं कोशिश करूंगी कि कुछ सवालों को मिला के बात कर सकूं। तो कुछ कई सारे कमेंट्स इस तरह के आए हैं और मुझे लगता है कि यानी कौशी आप अगर उनको एड्रेस करें, जहाँ पे कि लोगों ने बोला है कि ये जो ऑनलाइन सॉल्यूशंस हैं ये किस हद तक कारगर होंगे, जबकि हमें पता है सबके पास ना स्मार्टफोन्स है, ना कनेक्टिविटी है, इवन मोबाइल चार्ज करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे उड़ीसा से सत्या कह रहे हैं कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी ये शुरू किया है कि वो ऑनलाइन क्लासेस करेंगे, दिल्ली गवर्नमेंट भी कर रही है। तो कई फील्ड से कई लोगों ने ये बोला है कि हम इस तरह की बातें सुन रहे हैं और सरकारें लगातार ये कर रही है, लेकिन ये सचमुच में क्या संभव है और कहाँ तक ये हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। एक सवाल जो मुझे लगता है कि किरण आप अगर उसको एड्रेस करें, होपफुली आप लोग सवाल अगर लिख रहे हैं या मैं वापस बोलूंगी कि ये जो पूरा एक हमने बनाया था, जो बच्चे मार्जिनलाइज्ड हैं उनके लिए KGBVs थे, हॉस्टल हैं, आश्रम शालाएं हैं, अलग अलग तरह के रेसिडेंशियल फैसिलिटीज, खासतौर से जो लड़कियां स्कूल से बाहर हैं या ट्राइबल बच्चे, उनके लिए। अब ये जो पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का हो गया है और हमें पता है ये KGBVs में एक एक कमरे में 50-50 लड़कियां रहती हैं, उन्हीं कमरों में क्लास होती है दिन में, उन्हीं कमरों में रात में लड़कियां सोती भी हैं, स्पेसेस बहुत ही छोटे हैं। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग के टाइम पे अब ये सारे इंस्टीट्यूशंस का क्या होगा, क्या नीतियों में इनके बारे में हम कुछ सोचेंगे या ये सब बंद हो जाएगा? और अगर मतलब माने अगर ये देश के स्तर पे सारी आश्रम शालाएं, सारे KGBVs बंद हो जाते हैं, तो किस तरह का स्केल पे बच्चे जो है वो स्कूल से बाहर आने वाले हैं? तो वो एक बड़ी चीज, वो क्या नीतियों के स्तर पे कोई सोच रहा है, और अगर नहीं सोच रहा है तो हमें क्या नया सोचने की जरूरत है उसको एड्रेस करने के लिए। एनी नमला से मैं कुछ और इस तरह के सवाल आए हैं जो एनी अगर आप चाहें तो एड्रेस कर सकती हैं कि ये साफ नजर आ रहा है और बहुत से जो लोग रिसर्च कर रहे हैं और जो फील्ड में काम कर रहे हैं दिखाई पड़ रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे लेबर में आने वाले हैं, क्योंकि जब लाइवलीहुड बिल्कुल बॉटम हिट करेगा तो बच्चे बहुत बड़ी मात्रा में, खासतौर से लड़कियां और लड़के भी जो किशोरावस्था के हैं, जो वो चाइल्ड लेबर
बहुत बड़े स्केल पे आने वाला है। और अभी कुछ ही दिनों पहले हम कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स भी पढ़ रहे हैं जहाँ ये कह रहे हैं कि चाइल्ड लेबर अगर पकड़ा जाता है तो उनको ज्यादा सजा नहीं मिलनी चाहिए, थोड़ा सा सिंपैथेटिक व्यू रखना चाहिए। आई थिंक ये ऑलरेडी एक ये अजम्पशन मान के चला जा रहा है कि चाइल्ड लेबर बड़े नंबर पे आने वाला है। तो इस चाइल्ड लेबर का असर शिक्षा पे डेफिनेटली होने वाला है। तो क्या इसकी हमारे पास में कोई भी स्ट्रैटेजीज हैं? और मैं कहूंगी ये स्ट्रैटेजीज सिर्फ नीति के स्तर पे नहीं, हमें शायद ग्राउंड लेवल पे भी एज सिविल सोसाइटी को भी देखने की जरूरत है कि इस समस्या को हम कैसे रणनीति के तौर पे देख सकते हैं। और दूसरा जो रणनीति के स्तर पे समुदाय का वो सवाल आ रहा है कि जो स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज हैं उनका क्या अब हम रोल रिव्यू कर सकते हैं? क्या वो अलग तरह के रोल निभा सकती हैं शिक्षा व्यवस्था में पोस्ट कोविड जो सिनेरियो अनफोल्ड हो रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में? इन सवालों के साथ ही पूर्वा को भी एक दो सवाल पूर्वा आप जोड़ दें। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, हम उसको फिजिकल डिस्टेंसिंग ही कहें, क्योंकि वो शब्द अपने आप में आपको एक तरीके से जो हमारा बटा हुआ समाज है उसी को दर्शाता है। और दूसरे मेरा एक सुझाव है कि चूंकि निर्धारित समय कम है इसलिए 3-3, 4-4 मिनट सारे पैनलिस्ट उनके पास सवाल पहुंच चुके हैं, वो चुन के जवाब यदि दे दें तो हम अपने दर्शकों और प्रतिभागियों को ये कहना चाहेंगे कि अगले एक हफ्ते के अंदर हम सारे सवालों को लेते हुए किसी न किसी तरीके से उनसे रिकनेक्ट करेंगे और इस बातचीत को आगे जारी रखेंगे। ठीक है पूर्वा, ये बिल्कुल सही है कि ये बातचीत लगातार जारी रहेगी, ये सिर्फ आज के साथ खत्म नहीं होगी। हम और तरीके भी ढूंढ रहे हैं इन बातों, ना सिर्फ इन चीजों पे बात लगातार करने की, लेकिन कुछ अहम ठोस प्रयास भी करने की, जिससे कि जो भी बातचीत और जो सुझाव आ रहे हैं उनको आगे भी हम लेके जाएं। तो आप सभी के पास में 2 से 3 मिनट का टाइम है इन सवालों के बारे में जवाब देने के लिए। And we have only 9 minutes. हाँ, सो 2 मिनट अगर सभी स्पीकर्स ले ले। और अनी आपका unmute. Yeah, okay. I'm starting then. So I think I'd actually answered 2 points already. One was someone had asked about blended learning, okay, blended teaching and what it would be. And blended teaching, of course, is taking the best of both worlds. You know, how can you take the best of both worlds? And I'd like to connect it up with a question I think that Wimla had asked about, you know, the emotional trauma of children, कि बच्चे बहुत डरे हुए हैं स्थिति से, ऐसे जानकारी आ रही है। तो फिर इस स्थिति में अब क्या है कि आर्ट, थिएटर, म्यूजिक, इन चीजों से अक्सर ही हम इमोशनल ट्रॉमा को डील करते हैं, you know, like an interactive spaces come from that. अब जब हम blended कर रहे हैं तो obviously when they come in we look at more physical activity, we look at more theater and music in the, you know, face-to-face scenario, and look at online for other things like perhaps access to information. See, एक चीज बहुत सबको पता है पर मैं उसके ऊपर फिर से मैं थोड़ा सा फोकस देना चाहती हूँ, और वो ये है कि कोई भी चीज अकेले तो नहीं है ना। जब एजुकेशन जब हम कह रहे हैं तो वो तो बिल्कुल हमारे जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ चीज है। तो अगर मैं ट्रॉमा की बात करूं तो घर में क्या हो रहा है, माँ बाप भी क्या कर रहे हैं या मामा काका क्या कर रहे हैं, उसका भी तो बात अंदर आता है। कौन काम पे जा रहा है, कौन काम पे नहीं जा रहा है, कैसे टैबलेट है कि नहीं है, खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे माइग्रेंट लेबर्स, चाइल्ड लेबर की बात हो रही थी तो कह रहे थे कि जो बच्चे चले गए माइग्रेंट्स के साथ तो वो कैसे आएंगे,
पर बात क्या है कि माइग्रेंट्स आर मोर बॉदर्ड अबाउट द लाइवलीहुड। एजुकेशन तो दूर की बात है, पहले मैं अपना खाना पीना की बात तो कर लूं, आप उसको छोड़ के एजुकेशन रेरिफाइड एटमॉस्फेयर पे चले जाओ, तो इट शोज अ रियली लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू। यू नो, पता नहीं टाइम है कि नहीं, पर एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ। हम स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ काम करते हैं, तो हॉलिडे के टाइम पे हम किताब देते थे उनको, सब बच्चे अपनी किताब लेके जाते थे, और जब ये सब फ्री किताब है, और जब वापस आते थे किताब ही नहीं, एक भी किताब नहीं, तो फिर डांट पड़ती थी, भाई तुमको किताब दिया था और क्या हुआ उसके साथ। तो बात क्या है कि हम सोचते कि जैसे हमारे घर में कबर्ड और टेबल है, हम अपने किताब लेके कबर्ड के अंदर रखते हैं, और जब स्कूल खुलता है वहां से बाहर निकाल के आते हैं। पर जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है उनके पास कोई कबर्ड नहीं है, उनका वो बैग वहां टंगा हुआ है किताबों के साथ, कोई और बच्चा आके किताब निकाल लेता है, तो उसको दे हैव नो वे टू लुक आफ्टर दोज बुक्स। So it was very stupid of me to actually have given them and expected them to bring it back, because they don't have place to look after it. So to understand the sthiti is very important. So whether we're talking about management committee, whether we're talking about migrant children, whether we're talking about blended learning, these are all so interconnected to so many things that it will definitely require another webinar. Thank you, Annie. Sorry, my Kiran, you want to go next? Yeah, so KGBVs और रेजिडेंशियल, एक्चुअली वहाँ पर ऑब्वियसली प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि वो रेजिडेंशियल है, लेकिन ऑल स्कूल्स अगर कहीं ना कहीं ये फिजिकल, क्योंकि हम ऑल्सो चाह रहे हैं कि ऑनलाइन से हम हटें और बच्चे वापस स्कूल में आए, तो हमें स्कूल्स को, हर स्कूल को, रेजिडेंशियल हो या दूसरा हो, उसको एक तरह से सेफ बनाना पड़ेगा। आई थिंक इसमें कोई, एंड इसके लिए हमें थोड़ा अपनी आवाज इसको उठानी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो फिर ये ऑनलाइन के ऊपर ही ज्यादा नीति जाएगी और उससे हम बचना चाहते हैं। तो और इतना भी मुश्किल नहीं है, दुनिया भर में सभी लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि क्योंकि हर जगह के बच्चे घर में बैठे हुए हैं और उन लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कि उनको किस तरह से सैनिटाइज किया जाए, किस तरह से चाहे शुरू के दिनों में मास्क देने पड़े, वो हाथ धुलाने की फैसिलिटीज बढ़ानी पड़े, थोड़ी जगह बढ़ानी पड़े, बच्चों को थोड़े डिस्टेंस पे रखें, बिठाएं, ये सब चीजें, आई मीन इट्स नॉट रॉकेट साइंस। उसमें रिसोर्सेज की जरूरत होगी, कुछ क्रिएटिव थिंकिंग की जरूरत होगी, कुछ फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट की जरूरत होगी। इसमें ये एक इशू है जिसमें सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ सकती हैं, सपोर्ट दे सकती हैं, लेकिन इट्स नॉट अनडूएबल इन माय अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा सा रेजिडेंशियल में ज्यादा दिक्कत होगी, लेकिन वहां पर भी, क्योंकि उसका ऑल्टरनेटिव क्या है, बच्चों को अगर आप स्कूल वापस नहीं लाएंगे या उस तरफ कोशिश नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी ड्रॉप आउट की प्रॉब्लम होगी। बहुत सारे बच्चे क्योंकि वो ऑनलाइन नहीं ले सकते हैं, वो निकल जाएंगे स्कूलिंग सिस्टम से। सो आई थिंक दैट्स अनएक्सेप्टेबल। तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा मिलजुल के इसके बारे में डिस्कशन करके क्या हम नीति पॉलिसी मेकर्स को सजेशन दे सकते हैं, इसके बारे में आई थिंक बात करनी चाहिए। इट इज इम्पोर्टेंट। और इससे मतलब इट्स नॉट ओनली इमीडिएट फिजिकल डिस्टेंसिंग की प्रॉब्लम, बट लार्ज हेल्थ, हाइजीन एक्सेट्रा को लेकर इश्यूज भी हम उससे डील कर सकते हैं। क्विकली दीप्ता का एक सवाल था कि डिसिप्लिनिंग स्टेट के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। आई मीन ये तो हमारे आज की रियलिटी है, जिस तरह का स्टेट हम कन्फ्रंट कर रहे हैं। इसका कोई मेरे पास साधारण या सिंपल जवाब नहीं है। हमें मतलब डट के रहना है। आई मीन एक्चुअली फियर और डर, जिस तरह का अथॉरिटेरियन स्टेट है, उसके प्रति डर बहुत बढ़ गया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उस डर से निकल के सामना एक तरह से करना पड़ेगा एंड जूझना पड़ेगा उससे ज्यादा एक्चुअली। और आई थिंक मे बी स्टेट लेवल, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो ज्यादा शायद सुनने को तैयार हैं, और वहां पर हमारे एफर्ट्स अगर हम बढ़ाएं और सेंट्रल गवर्नमेंट से थोड़ा हट के, तो एटलीस्ट कुछ हमारे उसमें उपलब्धियां हो सकती हैं। Okay, thank you, Kiran. Annie Koshi, you want to leave?
I'm saying that I may have to leave at 1:30 Okay. if the electricity goes. That's all. Okay, You will forgive okay. me then. No, so thank you. We are saying thank you in advance in case your electricity doesn't help us. Of course. Okay, now I'll come to Annie Namala. Annie, did you hear questions? Have you got those? But particularly if you can also answer questions about this increased child labor and the new role of school management committees. I think we as a civil society have some role to play there, and I think Vimla and what Kiran was also saying earlier have raised these questions, that I think there has to be a different role that civil society now has to play, and how do we also put pressure on government to address some of the needs and demands that we create. Please say in Hindi. Sorry. I'll sort of answer in Hindi, कोई बात नहीं. हाँ. बहुत. Okay, just मुझे हम जानते हैं कि शायद इतना टाइम भी नहीं है, लेकिन जैसे हम सब जानते हैं ये एक कठिन रियलिटी है कि चाइल्ड लेबर इंक्रीज ही हो जाएगा. एंड आई थिंक वी हैव, जैसे एनी भी कह रही थी कि परिवारों की, कम्युनिटीज की सबसे पहली उनकी सोच है कि कैसे जीवित रहें, कैसे भूखे ना रहें. सो आई थिंक ये एक रियलिटी हमारे सामने है और बच्चे इसके शिकार बन जाएंगे और बहुत सारे बच्चे शायद वापस शिक्षा में जुड़ नहीं पाएंगे. आई थिंक दैट इज अ रियलिटी दैट इज देयर. लेकिन इसको थोड़ा सा कम करने के लिए शायद हमको कुछ जरूरत, कुछ एरियाज को हमको देखना पड़ेगा. एक है कि किरण कह रही थी कि स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में. आई थिंक हमको अपनी पंचायत, लोकल गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी डालना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो भी एक गवर्नमेंट है. वो एक पंचायत हो सकता है नाम के लिए, लेकिन दैट इज द लेवल ऑफ गवर्नमेंट दैट वी हैव. आई थिंक हाउ वी कैन एंश्योर दैट ये जो मुद्दा है कि बच्चे स्कूल में आए, बच्चे बॉन्डेड ना हो जाएं, बच्चे ड्रॉप आउट ना हो जाएं, वो जिम्मेदारी लोकल गवर्नमेंट, पंचायत हो सकता है, यूएलबीज हो सकता है. वो कैसे इस जिम्मेदारी को अपना एक जिम्मेदारी माने और वो डेटा डॉक्यूमेंट जो अभी हमारी बहुत सारी गवर्नमेंट स्टाफ कीप अ लॉट ऑफ रिकॉर्ड्स. आंगनवाड़ी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, आशा बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स रखते हैं. तो जो बच्चे उस कम्युनिटी के हैं उनको बाहर आना जाना, वो भी एक डॉक्यूमेंट हमको बहुत जरूरी से रखने की जरूरत है. So I think in that also the role of civil societies, school management committee, एक बड़ी responsibility और role हम educated young people community में जो हैं उनकी role हम थोड़ा देख सकते हैं, क्योंकि वो अपनी community के बारे में कुछ करने के लिए they are quite eager to do things. So I think as NGOs, youth को हम कैसे engage करेंगे to ensure children of their communities are not dropping out will be something very important. हम ये भी जानते हैं कि the government laws are there, but implementation will be very, very poor. But I don't think that can ever be an excuse for not demanding the implementation of those laws. You can't excuse the employer or the government for overlooking such things. So वो demand, वो cases legal angle से या demand से हम कैसे करेंगे, that should be something that is part. And I think a basic demand for livelihoods and basic social protection has to come into our demands, not just health, education, but social protection, basic income, जिसके बारे में थोड़ा सा बात शुरू किया था, शायद उसके लिए अब बहुत important है कि वो kind में हो सकता है, cash में हो सकता है, additional हो सकता है. I think the government has a responsibility to ensure a basic provision of food and cash to households, and that should become a demand from all of us. I'll just end here. Thank you so much, Annie. और मुझे लगता है कि हाँ पूर्वा आप बस एक चीज मुझे लग रहा था कि सारी चुनौतियों और समस्याओं के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अभी
एजुकेशन सेक्टर में जो भी जिस रूप में काम कर रहा है, तो एक बड़ा टास्क होगा डॉक्यूमेंटेशन का भी, किस तरह के इश्यूज आए हैं, किस किस मार्जिनलाइज सेक्शन ने किस किस तरीके से मार्जिनलाइजेशन को उससे गुजरे हैं और भविष्य क्या होने जा रहा है। इनके डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ रिजिलियंस के भी यदि एग्जाम्पल है जो जीवट दिखलाया गया है, कहीं हम हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने कुछ अच्छा आगे किया है, उसको भी हमें डॉक्यूमेंट करना होगा। और जिस साइंटिफिक टेम्पर और क्रिटिकल थिंकिंग की बात हुई, वो इस संकट के समय में जब आपको हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन और सारे जो डिवाइड हैं वो उभर के आ गए हैं, तो हम इसको कैसे देख रहे हैं ये और इसके साथ साथ मुझे लग रहा था कि ये जो नया स्टिग्मा आ गया है कि अब स्कूल में है और सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, हम टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ और पूरे एजुकेशन सिस्टम में जो भी जिस पायदान पे हैं उनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा और नए सिरे से पूरी शिक्षा व्यवस्था के ढांचे पर विचार करना होगा और पॉलिसी लेवल पे इंटरवेंशन की जरूरत होगी। थैंक यू पूर्वा। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पूर्वा ने रखे और मैं क्योंकि हम समय से भी थोड़ा आगे चल रहे हैं, समय से आगे हम चलने की कोशिश करेंगे, चल नहीं पा रहे हैं, समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन मैं सिर्फ 2 मिनट और लगा के मैं उन चीजों को रिपीट नहीं करूंगी जो हमारे पैनलिस्ट ने बोला है, लेकिन मैं थोड़ा सा सिर्फ सम अप करना चाहती हूँ। एक आगे के लिए हमारे जो एक्शन पॉइंट्स हो सकते हैं या जो जिनको हम रिकमेंडेशन कह सकते हैं या हम अपनी डिमांड्स की तरह भी इनको समझ सकते हैं, जो आई थिंक शिक्षा व्यवस्था के तहत हमें सरकार के साथ रखने की जरूरत है। और तीनों ही पैनलिस्ट से जो अलग अलग चीजें निकल कर आई हैं उनके आधार पे मैं ये सम अप करने की कोशिश कर रही हूँ। आई थिंक जो एक बहुत बड़ी चीज हमने बात की, जो अलग अलग स्पीकर्स ने बोला है कि ये ऐसा लग रहा है कि आज की स्थिति से निपटने के लिए ये ऑनलाइन या डिजिटल कंटेंट बनाना एक तरीका है, लेकिन ये एक मार्जिनलाइजेशन का भी जरिया बन गया है। तो हम सिर्फ इसको यूं ही ब्लाइंडली नहीं बनाते रह सकते और फॉलो करते रह सकते जब तक कि हम ये ना सुनिश्चित करें कि जिस तरीके को हम अपना रहे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर हर बच्चे के पास है। तो ये एक नया लेयर नहीं बनना चाहिए हाशियाकरण का, और अगर ये बन रहा है तो हमें तुरंत इसके कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव्स ढूंढने की जरूरत है। और हमें अपनी सरकारों पे जहां कहीं भी हम हैं ये दबाव डालने की जरूरत है कि यदि आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मुहैया करवा पा रहे हैं तो सिर्फ ये ऑनलाइन कंटेंट बना के एक नया हाशियाकरण कृपया ना बनाएं, बल्कि तरीके ढूंढें कि जिससे कि शिक्षा सभी को और एक जैसी गुणवत्ता वाली मिल सके। ये जो हमारा हमेशा से एक नारा रहा है, हम इस पे लगातार अड़े रहें और इसी की डिमांड करते रहें। दूसरा जो बड़ी चीज निकल कर आ रही है कि ये डिजिटल के आड़ में बहुत बड़ा प्राइवेटाइजेशन का एजेंडा भी अनफोल्ड हो रहा है सब और नीतिगत स्तर पे जिस तरह से हर स्टेट इसको बढ़ावा देने में लगा हुआ है, ये बिल्कुल कोई नई बात नहीं होगी कि कल हमें पता लगे कि हर कंपनी डिजिटल कंटेंट बना रही है और ऑनलाइन सब कुछ कर रही है। तो आई थिंक इन चीजों के प्रति हमें एज सिविल सोसाइटी अपना आंख नाक कान खुले रखने हैं और लगातार इनको देखते भी रहना है और इनके संदर्भ में हमें जो करने की जरूरत है, जिससे कि शिक्षा व्यवस्था सरकार की ही जिम्मेदारी रहे और सरकार ही उसकी सबसे बड़ी प्लेयर हो, ये हम किसी ना किसी रूप से सुनिश्चित करें। थर्डली जो एक बात निकल कर आई कि, और ये सवाल भी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स में से आया था, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब ये आर्थिक मंदी और आर्थिक स्थिति खराब होने वाली है तो कहाँ कहाँ का बजट कटेगा। डिफेंस का बजट नहीं कटेगा,
लेकिन शायद ये जो शिक्षा व्यवस्था जो पहले से ही हमेशा कम से कम बजट में काम करती रही है, अगर इसका बजट कटने वाला है तो जो हम बात कर रहे हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग रखते हुए भी स्कूल चलाने की जरूरत है, ज्यादा जगह की जरूरत है, ज्यादा सुविधाओं की जरूरत है। हम एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि हमें शिक्षा में ही मेंटल हेल्थ को भी जोड़ने की जरूरत है, स्वास्थ्य के मुद्दों को जोड़ने की जरूरत है, ज्यादा सुविधाएं देने की जरूरत है जिससे कि बच्चे आ सके, चाइल्ड लेबर को, वायलेंस को एड्रेस करने की जरूरत है। अगर शिक्षा व्यवस्था को हमें वापस वो शिक्षा बनाना है जो हर एक के लिए है और हर एक के लिए बराबरी से मौजूद है, तो फिर उसमें और ज्यादा फाइनेंसेस लाने की जरूरत है और वो फाइनेंशियल कमिटमेंट बनाना और उसकी डिमांड करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा होगा हमारा आगे के लिए। एक जो और बात निकल कर आई है कि ये अगर हम पूरे इस चीज को, ये जो भी शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में अनफोल्ड हो रहा है, इसको जेंडर के नजरिए से जब हम गहराई से देखेंगे तो हमें इसके बहुत सारे आयाम दिखेंगे जो अभी हम नहीं देख रहे हैं या हम उनको मैप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम शायद सभी लोग अपने अपने तरीके से सीमित रूप से डेटा कलेक्ट करने की बात भी कर रहे हैं। लेकिन इसके जो आयाम सिर्फ यही नहीं है कि लड़कियां स्कूलों से ज्यादा ड्रॉप आउट करके लेबर में आ जाएंगी, आयाम सिर्फ यही नहीं है कि वो ट्रांसजेंडर बच्चे जो पहले से ही शिक्षा में बहुत कम है वो और भी ज्यादा कम हो जाएंगे, शायद बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे। इसके आयाम ये भी हो सकते हैं कि ज्यादा संख्या में बाल विवाह होने लगे, ज्यादा संख्या में जल्दी से जल्दी लड़कियों की शादी, लड़कों की शादी करके उनको लाइवलीहुड्स के साथ में जोड़ने की कोशिश की जाए। तो ये जो इसके जेंडर के प्रभाव हैं, मुझे लगता है कि हमको इनके प्रति भी ज्यादा सचेत होने की जरूरत है और लगातार इनको मैप करने की जरूरत है, जिससे कि जब हम जाएं तो इन चीजों के बारे में भी हमारा एक नजरिया भी हो, और इन नजरिया जब होगा तो शायद वो चीजें हमें दिखाई भी पड़ेगी। और अल्टीमेटली जो हम बात कर रहे हैं कि ये पूरी बात का दारोमदार इस पे ही निर्भर है कि हम कितनी और कितनी प्रोग्रेसिव और कितनी ठोस नीतियां बनवा पाते हैं सरकार से, और जिससे कि जो सारे मुद्दे हमने बात की है उनको एड्रेस भी करवा पाए और उनको इम्प्लीमेंट भी करवा सकें। तो इन चीजों को लेके एज सिविल सोसाइटी हम लोगों का एक कलेक्टिव वॉइस होना, एक सामूहिक समझ और एक सामूहिक आवाज जो हम मिलके उठा सकते हैं, जिससे कि इन चीजों के बारे में और गहराई से न सिर्फ बात की जाए लेकिन डिमांड की जाए और उनको उनके साथ में हम फॉलो अप कर सकें। तो इन चीजों के साथ में मैं फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ अपने पैनलिस्ट का। आप लोगों ने अपना इतना महत्वपूर्ण समय दिया, इस पे हमारे साथ में अपने विचार शेयर किए। साथ ही हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, सहभागी, उनका और ज्यादा बहुत बड़ा शुक्रिया। आप लोग हमारे साथ जुड़े, इससे हमें बहुत इंकरेजमेंट मिलती है कि इन मुद्दों पे हम लगातार बात करते रह सकें। लेकिन मैं आपको, हम अपने तरफ से ये कहना चाहते हैं कि ये बातचीत के बियॉन्ड हम जाना चाहते हैं और इन चीजों को लेके हम वापस आएंगे आपके पास कि और हम क्या इस तरह के सामूहिक आवाजें, सामूहिक एक्शंस, चाहे लॉकडाउन के चलते भी, फिजिकल डिस्टेंसिंग के चलते भी, क्या चीजें संभव हैं जो की जा सकती हैं, जिससे कि ये जो हमारी डिमांड्स, जो हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं, इनको जोरदार तरीके से रखा जा सके और सरकार पे दबाव बनाया जा सके कि शिक्षा को किसी भी नजरिए से कम नहीं आंका जा सकता है। और मैं ये मानती हूँ कि जब लाइवलीहुड और जिंदगी के दूसरे अहम मुद्दे होते हैं तो शिक्षा शायद दूसरे पायदान पे चली जाती है, लेकिन वो दूसरे पायदान पे ना जाए, आई थिंक उसका भी एक प्रयास अगर हम करें कि वो साथ साथ में दोनों चीजों को एड्रेस करने की जरूरत है, उसकी हम लगातार कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। और शुक्रिया मेरे कुलीग्स पूर्णिमा, पूर्वा, नंदिनी का, और जिन्होंने लगातार इसमें मूक रहकर और इनविजिबल रह के हेल्प किया है। थैंक यू सो मच। और फिर से जुड़ेंगे और फिर से इस
काम को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे. Thank So, you, thank you, thank you, Archana, thank you, Thank you, Nirantar. Archana, and all the others. Thank Yes, you. thank you. thanks.